नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तारीख है आज 6 फरवरी 2025। आज की जो सबसे पहली अहम न्यूज़ है वो ये है कि यूएस एयरक्राफ्ट लैंड्स इन अमृतसर विद 100 डिपोर्टेड इंडियंस। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कल तकरीबन 200 इंडियंस को डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन अभी कितने हुए हैं? अभी हुए हैं 100। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि यूएस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17, ठीक है, किसका है? यूएस स्टेट एयरफोर्स का है। अब वो लैंड होता है कहाँ पे? अमृतसर पे। अमृतसर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें अराउंड 100 डिपोर्टेड इंडियन नेशनल्स थे। अब इनको ऐसा माना गया था कि ये यूएसए में एंटर हो गए थे, कैसे? इलीगली। अब इसको किसने, ये जो डिपोर्टेशन है इसको किसने हैंडल किया? पंजाब पुलिस ने, क्योंकि लैंड कौन से एयरपोर्ट पे हुआ है? पंजाब में हुआ है, अमृतसर में, ठीक है। अब जो अरेंजमेंट थे, जितने भी होम स्टेट थे, अब इसमें जो मैक्सिमम पीपल थे वो थे पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, तो ट्रेंड काफ़ी चला हुआ है कि बहुत सारे लोग जो है इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्री में क्या होना चाहते हैं? सेटल होना चाहते हैं। इवन मेरे कजन्स भी बहुत सारे फॉरेन में सेटल हैं, यूएसए में गए हुए हैं, मलेशिया में भी हैं। तो अब उनको जो इलीगली गए, जो लीगल तरीके, मेरे जितने भी कजन्स हैं वो सब लीगल तरीके से गए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इलीगल तरीके से भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एंटर हुए हैं। अब देखिए, अब इस टॉपिक को हम जीएस पेपर 1 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। इसको हम जीएस पेपर 2 के साथ भी क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। इसको हम जीएस पेपर 3 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और इसको हम जीएस पेपर 4 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जीएस पेपर 1 में हमारे पास सोसाइटी आता है, तो वहाँ पर ये टॉपिक बन सकता है पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। जैसे यहाँ पे जो मुद्दे रहेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट के रहेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, सोशल फैक्टर्स रहेंगे कि इंसान माइग्रेट क्यों होना चाहता है। जीएस पेपर 2 में जाएंगे तो वहाँ पर मुद्दा आ जाता है किसका? इंटरनेशनल रिलेशन का, जिसमें आप इंडिया और यूएस के रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं, बायलेटरल इश्यूज़ के बारे में कर सकते हैं, और इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी हमारी किसकी? GS2 की। अब GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बात आती है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब मान लीजिए, अब बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली यूएसए में तो नहीं छोड़ते हैं, अब ऐसा करते हैं लेटिन अमेरिका में छोड़ देते हैं, मैक्सिको में छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, फिर उसको बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उसको एज ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटीज़ इशू है, ह्यूमन स्मगलिंग ये इशू है। तो ये हमारे पास किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी में। और पेपर 4 एथिक्स का होता है, आपको पता है। इसमें जो टॉपिक्स आपका बन सकता है वो है हमारे पास ह्यूमन राइट्स और डिपोर्टेशन एथिक्स। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके ट्रीटमेंट ऑफ डिपोर्टेड इंडिविजुअल, लीगल सेफगार्ड्स एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं जीएस पेपर 1 की मेंस की, जीएस पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 3 की मैं बात करूं, पेपर 4 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जितना पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सकता है, वो मैं यहाँ पे आपको डाटा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली बार फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है किसका? मिलिट्री एयरक्राफ्ट का। C-17 इसका नाम है। ऐसा पहले हम उम्मीद लगा के चल रहे थे कि 200 के आसपास पीपल को डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया में, लेकिन ये जो है अराउंड कितने हैं? 100 के आसपास हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने ऐसा देखा कि ये इलीगल तरीके से क्या कर गए हैं? एंटर कर गए हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा इलीगल चैनल डोंकी रूट होता है, ठीक है। या फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कि मैक्सिको और कनाडा के थ्रू भी बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, कहाँ पे? यूएसए में। और आप देखेंगे इंडिया में जो मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं जहाँ से लोग यूएसए में इलीगल तरीके से एंटर करते हैं वो है पंजाब से, हरियाणा से, और कहाँ से? गुजरात से। तो ये ट्रेंड चलता आ रहा है, इलीगल तरीके से यूएसए में क्या करना है? एंटर करना है। अब देखो, वहाँ पे भी सिक्योरिटी रीजन्स हो सकते हैं, मतलब यूएसए यूएसए को भी तो खतरा रहता है ना कि अगर आप इलीगल तरीके से आ रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया यूएस रिलेशन पे? अब देखो, यूएसए ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई मैं तो हूँ बड़ा भाई, मतलब मैं तो डोमिनेट करके रहूंगा। हमने तो 100 भारतीयों को जो इलीगल तरीके से आए थे वो चले गए। अब इंडिया भी क्या करेगा? इंडिया भी भाई कोशिश करेगा कि इलीगल तरीके से ना जाए। मान लीजिए इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम वीज़ा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट बनाएंगे कि देखेंगे कि अगर ये मान लो लैटिन अमेरिका में जा रहा है, कनाडा जा रहा है, तो किसके पास जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी क्या है, हमें वीज़ा पॉलिसीज़ की स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। अब मान लो कोई लैटिन अमेरिका में चला गया, वो कह रहा है कि मेरा भाई है
या मेरी बहन है या फिर मैं जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, तो हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि लैटिन अमेरिका में भी हमारे एम्बेसी होगी, भाई एक बार देखो ये बंदा कहाँ कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा सवाल होता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें डंकी तरीके से इलीगली एंटर करा देते हैं और फिर उसको यूएसए तो पहुंच नहीं पाते हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो रिलेशन पे तो ऑब्वियसली बात है, रिलेशन पे तो क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा? कौन सी गवर्नमेंट, हम इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, क्या 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 है इसमें? देखिए, इंडिया में हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है। अब इनको क्या करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए कि भाई इलीगल तरीके से कैसे जा रहे हैं। ये तो सबको पता ही होता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई अगर एनआईए को ये पता ही ना चले कि किस तरह से इलीगल तरीके से इंडियंस जो है वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम जो है एक अवेयरनेस कैंपेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आप इलीगल तरीके से जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि भाई आपको किडनैप करके एज ए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जो है यूथ को, ठीक है, उनको हम यूज़ वो लोग यूज़ करते हैं। और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी रहनी चाहिए कि हम बताएं कि भाई ऐसा से ये इंडियंस जो है ये हो सकता है दे में एंटर इनटू यूएसए। तो इंडिया का तो जो अप्रोच है वो तो ठीक है कि अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड हमारे पास लीगल प्रोविजंस क्या है, तो इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट में बहुत सारे लॉज पास हुए, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट वन है वो है हमारे पास पासपोर्ट एक्ट 1967 है, ठीक है। वो रेगुलेट करता है इंडियन सिटीजन मूवमेंट अब्रोड को। इमिग्रेशन एक्ट है 1983 का, फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीगल प्रोविजंस है। अच्छा, अगर हम बात करना चाहें किसके, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में इमिग्रेशन पे, तो देखिए जितने भी डेवलप नेशन है, अगर हम किसकी बात करें, यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, यूरोप की बात करें, तो उन्होंने अपने लॉज जो है ना वो इतनी ज़्यादा टाइट कर रखे हैं कि लीगल तरीके से आने में भी आपको यू हैव टू स्ट्रगल, ठीक है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब मेंस में लास्ट में क्या रह जाता है, लास्ट में तो आपके पास वे फॉरवर्ड है। अब वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं भाई, जितने भी डिपोर्टीज हैं उनका रिहैबिलिटेशन करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगर मान लीजिए 100 वो आ गए हैं, वैसे तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब 100 लोग जो है वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं, तो आपको मतलब उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, या फिर उनके लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन हो, ठीक है। उनको बताया जाए कि भाई अगर आप इलीगल तरीके से जाते हैं तो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। और जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ह्यूमन स्मगलिंग, देखो इलीगल तरीके से जाओगे अगर कहीं पे पकड़े गए किसी कंट्री में, तो फिर उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। और हमें करना क्या है, हमें स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम को जो है वो एक्सपेंड करना है। स्किल का मतलब क्या है कि जिसके पास स्किल है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर है, ठीक है, अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है लीगल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू हैव ए स्किल, आपके पास टैलेंट है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में क्या आएगा, कंक्लूजन में ये आएगा कि यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जो हमारे पास इंडियंस आए हैं वो एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक और सोशल इशू है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को ये पता चल गया है कि इलीगल इमिग्रेशन अगर करोगे, अगर आप कंट्री में जाओगे, तो भाई मिलिट्री का जहाज आएगा और वो आपको आपकी कंट्री में वापस छोड़ के आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है, ये मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो अगर आप जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, हर जगह पे क्या होता है, इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए, अगली जो न्यूज़ है वो एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिलीज़ किए हैं 5 5 मोर चीता इनटू दी वाइल्ड इन कूनो। कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो हैं हमारे मोहन यादव जी। उन्होंने वेडनेसडे को रिलीज़ किए हैं 5 चीता, इंक्लूडिंग दी फीमेल वीरा हु हैड गिवन बर्थ टू 2 कब्स ऑन ट्यूसडे, ठीक है। उनको भी क्या किया गया है, छोड़ा गया है। अब देखिए, अगर मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो दोबारा से ये जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जीएस पेपर 1 में क्या होता है, इंडियन जियोग्राफी है, तो वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, क्यूनो नेशनल पार्क्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं जीएस पेपर 2 की बात करूँ तो वहाँ पे गवर्नेंस एंड पॉलिसीज आ जाती हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास है, कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ।
इसके अलावा एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी, जैसे हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कंजर्वेशन के, वाइल्ड लाइफ के, जैसे प्रोजेक्ट चीता हमारे पास है, ग्लोबल री इंट्रोडक्शन एफर्ट्स हैं, ठीक है। और हमेशा आप देखेंगे कि ह्यूमन में और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में हमेशा क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारे पास आता है कि भाई हम किस तरह से बैलेंसिंग डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो इथिकल कंसिडरेशन इन कंजर्वेशन, ये भी काफ़ी अहम मुद्दा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से बहुत बार काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंटेक्स्ट क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 जो चीता हैं वो कूनो नेशनल पार्क में क्या किए गए हैं, रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें से एक फीमेल है जिसने 2 बच्चों को क्या दिया, जन्म दिया, 2 कब को क्या दिया, कब्स को क्या दिया, जन्म दिया। अब देखो, ये जो चीता रीइंट्रोडक्शन है, ये इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में जैसा कि आपको पता है कि चीता एक्सटेंड हो चुका है, तो हमें क्या करना है, रीइंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग है ये। तो प्रोजेक्ट जो चीता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बैकग्राउंड क्या है कि आप सबको पता है कि चीता जो है वो एक्सटेंड हो चुका था इंडिया में 1952 में। अब हंटिंग होती थी उस समय पे, लोग शिकार करते थे, ठीक है। या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गई, मतलब उनका जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पे मैन ने कंस्ट्रक्शन कर ली इस तरह से। तो जो री इंट्रोडक्शन प्लान है ना, तो वो इंडिया का भी ये है कि भाई हमें 50 चीते जो है एक डिकेड में, एक डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 ईयर, ठीक है। यानी कि 10 साल में हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्टिव एरिया में हमें क्या करना है, कम से कम जो है 50 चीतों को क्या करना है, री इंट्रोड्यूस करना है। अब देखो, क्यूनो नेशनल पार्क जो है इसको चूज़ किया गया सबसे पहले क्योंकि इसमें क्या है, जो ग्रास लैंड है वो बहुत ज़्यादा है और जो प्रे बेस है वो भी, यानी कि इनको खाने के लिए क्या होगा, खाने के लिए भी बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे। अब जो, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये 26 हो गई है, ये रिलीज़ होने के बाद अब जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है, 26 हो गई है। अच्छा, अगर हम रिसेंट अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात करें, तो जैसे वीरा है, आशा है, ठीक है, अग्नि है, वायु है, इनको भी क्या किया गया है, रिलीज़ किया गया है। देखो, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कूनो नेशनल पार्क में चीतों की डेथ भी हुई थी, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी होती कि भाई आप लोग ले तो आते हो, लेकिन यहाँ पे जो हैबिटेट है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अलग है, यहाँ पे मर रहे हैं मतलब चीते जो हैं। अब देखो, अब हम कहाँ से लेके आते हैं ये, हम लेके आते हैं साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका से हम क्या करेंगे, 6 से लेके तकरीबन 8 और चीते लेके आएंगे और इनको इस बार लेके लोकेट करने वाले हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ये है। और अप्रैल 2025 तक हमें ये काम कर देना है। तो एक बार ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको भी आप एक बार मार्क कर लेना कि ये है कहाँ पे। यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो, अब ये एक मेंस का बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि चैलेंजेस क्या-क्या हैं चीता को रीइंट्रोड्यूस करने में। भाई सबसे बड़ी ये है ना कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने देखा कि चीते मर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, तो सर्वाइवल जो रेट है वो एक बहुत बड़ा है। और दूसरा क्या है ना, देखो, हमेशा आप देखिए जंगल में भी जो है ना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट रहते रहता है। और दूसरा क्या है कि प्रे बेस, अब लेपर्ड भी है वहाँ पे, अब कोई प्रे है, ठीक है, उसको खाना है, कोई एक एनिमल है, उसको चीता भी खा सकता है, लेपर्ड भी खा सकता है, तो भाई वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ना। तो ये जो, जब कभी भी हम चीता को रीइंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास रहती हैं। अब गवर्नमेंट की अगर हम पॉलिसी की बात करें या फिर रिस्पॉन्स की बात करें, तो गवर्नमेंट तो हमेशा से लॉ बनाती रही है। और गवर्नमेंट तो बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया, अगर आप देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये बनाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बनाया है, ग्लोबल कंजर्वेशन एग्रीमेंट्स हुए जैसे साइट्स है, सीएमएस है, इन पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये एक बार ट्रेंड चल पड़ा था कि यूपीएससी जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो सरकार तो अपना काम कर रही है जो उसको करना चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि पीछे हट रही है, वो तो जितने लो हो सकते हैं वो लो बना रही है। अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का क्या रोल है, भाई रोल तो सारा ही है ना। जब तक हम एमओयू साइन नहीं करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भाई हमें चाहिए चीते तो हम करेंगे एमओयू साइन, भाई साउथ अफ्रीका को बोलेंगे कि आप क्या करो, आप हमें चीते दो भाई, ठीक है। तो जैसे नमीबिया है, साउथ अफ्रीका है, तो वहाँ से क्या करेगा, इंडिया ने साइन किया है, ठीक है। बोथ कंट्री किसके लिए, चीता को ट्रांसलोकेट करने के लिए। एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है साइंटिफिक मॉनिटर के लिए। तो रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, तो इनकी गले में ना एक सेंसर हम लगा देते हैं
हमें पता चलता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैमरे लगा देते हैं। तो हम देखते रहते हैं कि ये इनकी एक्टिविटी क्या है, मतलब ये पूरे 24 घंटे में करते क्या है, एक दिन में इन्होंने क्या किया, कितना मूवमेंट हुआ, कितना इन्होंने शिकार किया, कितना पानी पिया, तो वो सब चीज़ें जो है एक्सपर्ट कमेटी जो है वो मतलब देखती रहती है। अगर आप ये पूछें कि भाई ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, तो भाई देखो, अगर हम बाकी कंट्री की बात करें तो ईरान प्रोटेक्ट्स द लास्ट एशियाटिक चीता। चीता उन्होंने एशियाटिक चीता को क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था। एशियन कंट्री में जो है अब ये जो कंजर्वेशन एफर्ट है ये सक्सेसफुल चल रहे हैं। और लेसन देखो, अफ्रीका से हमें ये एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि अफ्रीका में जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वाइल्ड लाइफ के साथ वो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत ठीक है। आप देखेंगे तो बफर ज़ोन बना दिया जाता है। बफर का मतलब क्या है कि भाई एक साइड में जैसे ये बफर ज़ोन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे ह्यूमन रहेंगे और यहाँ पे क्या रहेंगे, हमारे पास एनिमल रहेंगे। तो ये एक बफर ज़ोन हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो भाई ये है कि हमें क्या है, हमें चीता का जो हैबिटेट है उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है? मिटिगेशन चैलेंजेस है, अवेयरनेस हमें बढ़ानी है और हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म क्या करनी है, रिसर्च करनी है हमें। चीते किस क्या मतलब वो अडॉप्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जैसे पीछे काफ़ी चीतों की डेथ हो गई थी, तो उस समय पे हमने देखना था, मतलब उनके मुंह से ब्लड निकला, क्या हुआ, क्या कंडीशन थी, मतलब वो क्यों नहीं हो पाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें क्या करना है, बात करना है। अब देखो, चीते आ रहे हैं, उनके खाने के भी हमें इंतजाम करना है, उस कंजर्व एरिया को भी हमें मेंटेन करके रखना है। तो टूरिज्म को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा। टूरिज्म रहेगा, वो लोग टिकट लेके आएंगे, देखेंगे, तो वो पैसा हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और लोकल एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी ना। जब कभी भी हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो जो लोकल लोग हैं तो वहाँ पे हम उनको रख सकते हैं, ठीक है? तो नियर बाई एरिया से वो बिलोंग करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो रिलीज है 5 मोर चीता का, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में, वो एक मेजर स्टेप है इंडिया का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट चीता है उसके लिए। अब इसके अलावा भी आप देखेंगे हमेशा से ही जो है सरकार जो है कंजर्व कंजर्वेशन के लिए हमेशा से काम करती रही है। इंडिया नहीं, मतलब जितनी भी कंट्री है, हर कंट्री जो है वो नेचर को वेल बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काम करती रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिया के जो है जो इनिशिएटिव्स है, कमिटमेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ रिस्टोरेशन एफर्ट्स पे, तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखो, टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी पूछता है इन सब चीज़ों को। जैसे अगर मैं जैसे ये एक केस स्टडी है, प्रोजेक्ट चीता 2022। अब इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे जो लास्ट चीता था वो एक्सटेंट कब हुआ था, 1952 में। अब क्यों हुआ था, ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ था, पोचिंग और हंटिंग की वजह से हुआ था। फिर आपने देखा होगा प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया 2022 में। हमने कोलैबोरेशन किया नमीबिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ कि भाई आप हमें चीता दो, हम इनको क्या करेंगे, रिलोकेट करेंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा सितंबर 2022 में जो पहला बैच था जिसमें 8 चीते आए थे, कहाँ से, नमीबिया से, उनको इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में, एमपी में। फिर जो फरवरी 2023 में क्या हुआ था, सेकंड बैच आया था 12 चीतों का, वो कहाँ से आया था, साउथ अफ्रीका से, उनको भी क्यूनो नेशनल पार्क में। अब दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें तो 2 चीते अग्नि एंड वायु, उनको रिलीज़ किया गया था कहाँ पे, वाइल्ड में। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब क्योंकि अब चल रहा है हमारे पास फरवरी 2025, तो 5 और चीता को क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कुल मिला के अब यहाँ पे जो नंबर आ गया है वो हमारे पास कितना आ गया है, 26 आ गया है। अब देखो, चैलेंजेस वही हैं। देखो, एक तो हैबिटेट हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। ह्यूमन के साथ हमेशा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और मोर्टेलिटी रेट यानी कि स्ट्रेस की वजह से वो लोग मर जाते हैं, क्लाइमेट डिफरेंसेस की वजह से मर जाते हैं, प्रे का कंपटीशन होता रहता है कि भाई सॉरी, लेपर्ड कहता है मैं खाऊंगा, या फिर ये सोचते हैं कि ये मेरा प्रे है, मतलब मुझे खाना चाहिए। तो ये सब चैलेंजेस और इशू तो रहते ही हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ केस स्टडी नंबर 2, अफ्रीकन चीता कंजर्वेशन। तो अफ्रीका में किस तरह से इन्होंने चीता को कंजर्व किया कि भाई इंडिया भी जो है अब वहाँ से चीते मंगवाने लग गया। अगर आप देखोगे वहाँ पे जो चीता का जो कंजर्वेशन हुआ है वो हुआ है थ्रू नेशनल पार्क एंड रिजर्व, ठीक है? अब कंट्री हैं जैसे हमारे पास नमीबिया है, केन्या है, साउथ अफ्रीका है, दे हैव स्टेबल चीता पॉपुलेशन। उनके पास क्या है, स्टेबल चीता पॉपुलेशन है, ड्यू टू वेल प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड कंजर्वेशन टूरिज्म। तो वो बहुत मेंटेन करके रखते हैं। आप देखेंगे पॉपुलेशन भी, यहाँ पे जो कीवर्ड देखो ना, वेल प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व, तो क्या इंडिया में वेल प्रोटेक्टेड है? कई बार देखने को मिलता है कि नेशनल पार्क में
जितने इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनको हम अच्छी तरह से कंज़र्व नहीं रख पाते हैं। तो वहाँ पे देखो, अगर आप अफ्रीका में देखोगे तो वहाँ पे लार्ज कनेक्टेड प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे तंजानिया में है, केन्या में है, मसाई मसाई मारा है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखो, जो इंडिया का जो कुल्लू नेशनल पार्क है वो बहुत कम है, मतलब उसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा है, मतलब 748 स्क्वायर किलोमीटर है, विच में बी अनसफिशिएंट। अब वहाँ के जो लोग हैं, जैसे नमीबिया में प्रोग्राम चलता है, ठीक है? अब वहाँ पे क्या है, चीता का कंजर्वेशन करते हैं थ्रू इको टूरिज्म। इको टूरिज्म की हेल्प से वहाँ पे पैसा आता है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। इंडिया में यहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो भाई देखो, ये सवाल आ सकता है मेंस में। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या रहेगा, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, तो जो टॉप प्रीडेटर हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे, एनहेंस हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम। इसके अलावा जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च हम कर पाएंगे यहाँ पे, लार्ज डाटा हमें यहाँ पे मिलेगा, और इंटरनेशनल कोलोब्रेशन हमारा क्या रहेगा, जैसे बाकी कंट्री उनके साथ कोलोब्रेशन रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि चैलेंज और रिस्क क्या है भाई, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो कुन्नू नेशनल पार्क है, ऐसा हो सकता है कि जो हैबिटेट है वो इनकी पॉपुलेशन को ग्रो ही ना करने दें, ठीक है? और जो प्रे बेस इशू है, जैसे मैंने बताया कि लेपर्ड और इसके साथ जो है नेचुरल जो प्रे है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो लेपर्ड है वो स्ट्रेस में आ गया, इन्फेक्शन उनको हो गया, क्लाइमेट अडेप्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, चैलेंजेस एंड रिस्क हो गए हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए। तो इन सब बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सब आप चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड, अगर आप देखो, हमें तो क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि ये 1 2 3 या 1 साल 2 साल के लिए नहीं होती, ये लंबे प्रोजेक्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो चीते की हैबिटेट है उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। जो कंजर्वेशन फ्रेमवर्क्स हैं उनको बढ़ाना है। आप मॉडल उठा लो ना, जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम अफ्रीकन स्टाइल इको टूरिज्म मॉडल को क्या कर सकते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे कंजर्वेशन, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन होते हैं, इन सब मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देखो, और गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाने में तो पीछे है नहीं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करेक्ट किए गए हैं। तो आप इन पॉइंट्स को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया का जो प्रोजेक्ट चीता है वो एक लैंडमार्क वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, ठीक है? बट ये लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं कि एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में हो जाएगा, नहीं, डिकेड्स में ये होगा। बट इट्स ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे दिए हैं। आप इसको बार बार अगर आप पढ़ोगे, सुनोगे, पीडीएफ को देखोगे, तो हो सकता है कि शायद एक क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी बना दे। चलिए, उसके बाद अपने लास्ट आर्टिकल पे आते हैं। ये एडिटोरियल है, ए बजट दैट इज मोस्टली गुड बट विद वन रॉन्ग मूव। अब ऐसा क्या हो गया, अब देखिए, ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है दो बंदों के द्वारा। पहले जो है वो है सी रंगराजन, ये चेयरमैन है मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई के फॉर्मर ये गवर्नर रहे हैं। जो सेकंड जो पर्सन है वो है प्रोफेसर, कहाँ से, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मेंबर एडवाइजरी काउंसिल टू दी 16 फाइनेंस कमीशन सॉरी, जो फाइनेंस कमीशन है उसके मेंबर भी हैं। अब ये कह क्या रहे हैं, देखो इनकी अगर मैं यहाँ पे बात को ध्यान से सुनूं, तो इनका कहना क्या है, इनका कहना ये है, अगर मैं आपको यहाँ पे ठीक से दिखा पाऊँ, तो इनका जो कहना है वो ये है कि ग्रोस टैक्स रेवेन्यू जो है ना वो डाउनवर्ड चला गया। इंडिया का जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है, जीटीआर है, वो ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड चला गया रिसेंट ईयर में। अब इसके पीछे ये रीज़न भी बताते हैं, क्या रीज़न है, ये डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है या कम हुआ है, इनडायरेक्ट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो इनके जो मेन मेन जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ जो यूनियन बजट है 2025 और 26 का, अब वो एक डेवलप इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है, ठीक है? हालाँकि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं, अगर वो फुलफ़िल नहीं होते हैं मुद्दे, तो ये डेवलप इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। अब इसके अलावा बहुत सारे प्रोविज़न हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं, टैक्स कंसेशन के लिए हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए हैं, ठीक है? अब सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो आता है ओवर फिस्कल ट्रांसपेरेंसी। फिस्कल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अब वो कैसे नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात कर लें, जैसे अगर हम जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका
प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की गई है एट 10.14 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो 6.3 से लेके 6.8 के बीच में वो एक्सपेक्टेड की गई है। तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज टू 11.1 लाख करोड़ फ्रॉम द रिवाइज। जो पिछला था वो कितना था, 10.1 लाख करोड़ था 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब इसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा ना वो किस पे रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मकान वगैरह बनाओ, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाओ, एआई पे रहेगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये क्या है, इंडिकेटर्स हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी, इंडिकेटर। तो एक मैंने इंडिकेटर क्या बताया आपको, एक इंडिकेटर मैंने बताया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन। दूसरा इंडिकेटर मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, टैक्स रेवेन्यू ट्रेंड। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुआ है इन रिसेंट ईयर। 1.4 इन 2023-24 में कितना था, 1.4 था। अब ये गिर के कितना हो गया है, 1.1 हो गया है। तो कहने का मतलब है कि शिफ्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट टैक्सेस, विद डायरेक्ट टैक्सेस फॉर्मिंग 59% ऑफ टोटल जीटीआर। तो ये भी एक क्या है, चेंज हुआ है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, पर्सनल इनकम टैक्स में और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब अगर आप देखोगे तो पर्सनल जो इनकम टैक्स है उसमें आपको ये जो डायरेक्ट पर्सनल इनकम टैक्स है लोग ज़्यादा दे रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम हो रहा है। अगर आप देखोगे पर्सनल टैक्स की जो इनकम ग्रोथ है, ठीक है, वो भी गिर गई है। अगर आप 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में बात करोगे तो वो कितनी है, 25.4 है। अगर 25-26 में बात करोगे तो वो कितनी है, 14.4 है, वो गिर गई है। कॉर्पोरेट जो है ग्रोथ वो भी गिर गई है, कितना है, 10.4 हो गया है 25-26 में। तो ये क्या है, ये यहाँ पे कुछ मुद्दे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट तो ये कहती है कि भाई हम फिजिकल डेफिसिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब वो प्लानिंग है गवर्नमेंट की, अब वो एक्चुअली में हो पाता है या नहीं हो पाता, वो एक अलग चीज़ है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम फिजिकल डेफिसिट को कम कर देंगे। कितना कर देंगे, 4.5% ऑफ जीडीपी, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, ये फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। और ये ओवर कब होगा, ये ओवर होगा 31 मार्च 2026 को। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि फिजिकल डेफिसिट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्न हैं, जैसे फिजिकल ट्रांसपेरेंसी को लेके भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा और क्लियर इंडिकेशन देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी अनाउंसमेंट हैं, पॉलिसीज़ हैं। जैसे अगर आप देखोगे 2025-26 का जो बजट है, उसमें अगर हम टैक्सेशन की बात करें या फिर रिलीफ मेजर्स की बात करें, तो मिडिल क्लास इनकम टैक्स को थोड़ा-सा रिलीफ मिला है। जैसे आपको पता होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है, ठीक है? आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। नो न्यू मेजर कॉर्पोरेट टैक्स कंसेशन, ठीक है? किसी कंसेशन की बात नहीं की गई है। भई हमें रेवेन्यू में क्या करना है, स्टेबिलिटी बना के रखनी है। अब ग्रोथ तभी होगी जब ग्रोथ में डेवलपमेंट तभी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमेशा साथ चलते हैं। जब कभी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो ये दोनों टॉपिक, ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये दोनों टॉपिक क्या है, हमेशा साथ चलते हैं। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो भाई रिटर्न भी तो आएगा ना। अब बाकी जो अगर आप देखोगे, यूएसए को देखोगे, चाइना को देखोगे, तो वो तो भाई लार्ज स्केल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इंडिया में आपको उस तरह की इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगी, तो ये भी क्या करना है, हमें इसको बूस्ट करना है। क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें क्या करना है, बूस्ट करना है। और हमारी जो एक्सपेंडिचर हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो भी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट है और जो टैक्स रेवेन्यू है, वो टुगेदर डिटरमाइन करते हैं किसको, टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप कितना खर्च करेंगे, ठीक है। अब लोवर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रोथ रेट जो है वो 14.6 था 24-25 में, अब ये कितना हो गया है, 14.2 हो गया है, ठीक है, फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन। तो एक्सपेंडिचर की भी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि हम पैसा खर्च करेंगे कहाँ पे, एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा। अब कंसर्न और चैलेंजेस क्या है भाई, सबसे बड़ी बात तो ये ट्रांसपेरेंसी है। भाई बताओ, फिजिकल डेफिसिट से जीडीपी, डेप्ट जीडीपी रेशो, ये हमारे हेल्दी इंडिकेटर्स हैं, तो इनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। मीडियम टर्म जो फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। सबसे पहले की क्लैरिटी, भाई पैसा कहाँ पे खर्च करोगे, कितना, कैसे कैसे क्या पॉलिसी बनाओगे, ये सब चीज़ें। अच्छा, रेवेन्यू ग्रोथ में भी रिस्क है।
अब रिस्क कैसे है कि भाई टैक्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, अगर आप पर्सनल इनकम टैक्स की बात करोगे वो डिक्रीज़ हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करोगे वो क्या है हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है। अब जीएसटी जो ग्रोथ है वो एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस वो क्या है घटती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये मुद्दे तो हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट तो स्पेंड करना चाहती है, गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वेलफेयर प्रोग्राम्स भी हैं या फिर जो सोशल सेक्टर प्रोग्राम हैं उन पे भी हैं। तो उन पे भी गवर्नमेंट को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए, अब होता क्या है कि अगर सरकार डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे पैसा खर्च करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है और एआई है, तो इससे क्या होगा, इनोवेशन बूस्ट होगा, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी। मिडिल क्लास कंजप्शन कैसे होगा भाई, जब तक आप मिडिल क्लास को टैक्स में राहत नहीं दोगे, ठीक है, आपने टैक्स में राहत दी तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पैसा खर्च करेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो है वो आप टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट बोरोइंग को आप क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि एक बार तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और एक बार कम हो गई है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। वो क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया इसमें। अब वे फॉर्म में कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं। फिजिकल ट्रांसपेरेंसी को आपको इंश्योर करना होगा। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा वो सब आपको बताना होगा। और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी को आपको क्या करना होगा, आपको लाना होगा। सस्टेनेबल होनी चाहिए, जितने भी पॉलिसी हैं वो सब क्या होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही कि भाई 2025-26 का अगर आप बजट देखोगे तो वो एक्चुअली में बैलेंस अप्रोच है टुवर्ड ग्रोथ एंड फिजिकल कंसोलिडेशन। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, ये सब क्या है, ये तो कंसर्न रहते ही हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से मैनेज करोगे, पॉलिसी को आप क्लियरली बताओगे भाई इस पॉलिसी में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, उनका डिटेल ब्यूरो दोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा ये गवर्नमेंट बजटिंग के हिसाब से भी सही है, ग्रोथ डेवलपमेंट के हिसाब से भी सही है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से, बजट टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, इन सब के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि मेंस के लिए ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अब इसमें अगर मैं थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँ, तो एक्स्ट्रा ऐड ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं और जो रिफॉर्म्स हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्या है? जैसे गवर्नमेंट का एम क्या है? मैडम निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका एम क्या है? उनका एम है रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट टू 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26, ठीक है? ये उनका क्या है? एम है। अब बजट जो है वो शिफ्ट करता है फोकस फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट एज एन इंडिकेटर टू द डेप्ट जीडीपी रेशो, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे क्या है, इशू है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, जो ग्रोथ आप लेके चलते हो रियलिटी में ऐसा होता थोड़ा ना है। रिफॉर्म्स हैं जैसे अगर आप देखोगे, अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो जो पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ है वो भाई घट रही है। मतलब अगर आप देखोगे जो न्यू टैक्स कंसेशन है उससे घट रही है। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स ग्रोथ की बात करोगे तो वो भी क्या है, लो है। अगर आप जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करोगे तो वो भी क्या है, लो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म मतलब हालाँकि 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन पर्सनल इनकम ग्रोथ में, ठीक है, ये जो टैक्स ग्रोथ है, ये सब मतलब डिक्लाइन हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, लो। अब इतना नहीं होना चाहिए ना, ये सब चीज़ें। अब जीएसटी कलेक्शन इश्यू रहता है, स्टेट के अपने मुद्दे रहते हैं, स्टेट में हो रहा है हमेशा, सेंटर में क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, टसल रहता है। दूसरा क्या है ना, अभी देखो पूरा वर्ल्ड कहाँ पे जा रहा है, पूरा वर्ल्ड जा रहा है एआई पे। तो इंडिया को भी एआई पे जाना चाहिए ना। आप इंडिया को सीखना चाहिए चाइना और यूएसए कर क्या रहे हैं। भाई चाइना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में कर रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में कर रहा है। अब यूएसए अगर आप देखोगे तो 500 बिलियन डॉलर उसने एआई में क्या किए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो ये सब एमर्जिंग कंट्री हैं, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। क्या इंडिया ऐसा कर रहा है? इंडिया को भी क्या करना चाहिए, इंडिया को भी भाई लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एआई में, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, दोबारा से बैकवर्ड हो जाएगी। तो अपने को ये हमारे पास कैपेबिलिटी तो है, तो अपने को फोकस करना है हेल्थ केयर पे, डिफेंस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। तो इन सब पे क्या करना है हमें, ध्यान देना। और जो स्पेशली जो स्टार्टअप है उनको आप करो ना। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, टैलेंट भर के पड़ा हुआ है इंडिया में, तो उनको आप सपोर्ट करो स्टूडेंट्स को कि भैया आप आओ और आप हमारी हेल्प करो। अब चैलेंजेस तो देखो यहाँ आप कहीं पे भी जाओ चैलेंज तो है ही भाई। अब चैलेंज क्या है, हमारे पास एआई के रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए भी प्रॉब्लम आती है, डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के भी रीजंस हमारे यहाँ पे रहते हैं। अच्छी तरह से हम क्या जो है
यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हमें हेल्थ केयर में क्या करना है, एआई को यूटिलाइज़ करना है, एजुकेशन में करना है, पब्लिक सर्विस में करना है। तो यहाँ पे क्या है, हम हमेशा पीछे रहते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेज़ हैं, ये आपको क्या करने होंगे, याद रखेंगे। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें बजट की, ठीक है, पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग की बात करें, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 11.1 लाख करोड़, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग हैज़ बीन रीएलोकेटेड टुवर्ड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एनर्जी में पैसा लगाएँगे, एआई में पैसा लगाएँगे, ये सब है। अब इंडिया में अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, सरकार जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहाँ पे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऑपोजिशन हमेशा ये कहता है कि भई आप तो इसको फ़ेवर कर रहे हो, इसको फ़ेवर कर रहे हो। अरे भाई, फ़ेवर वाली क्या बात है इसमें? अगर हम किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेशन हो रही है ना। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो ट्रेंड चलते आ रहे हैं, चैलेंजेस हैं, इनमें आप सबको इन सबको लिख सकते हैं। पीपीपी बहुत चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कुछ हिस्सा जो है वो प्राइवेट पार्टियाँ क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी। रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं, जैसे एआई में पीपीपी मॉडल पे काम करेंगे आप, एआई पे काम करेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि जो यूनियन जो बजट है 2025 का, वो ठीक-ठाक बजट है, मतलब प्रो ग्रोथ लग रहा है, मतलब फोकस है एआई पे धीरे-धीरे। अब ऐसा तो है ना कि जितना चाइना और यूएसए इन्वेस्टमेंट करता है, उतना ये हम लोग भी कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। बट कुल मिला के बात ये है कि ये एक बैलेंस बजट है, अगर हम देखें आज की डेट में। तो कुल मिला के हमें एआई पे जो वर्ल्ड की जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, चाइना की एक इमर्जिंग मार्केट है, यूएसए की है, तो वहाँ पे भी हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो द हिंदू एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।